क्योंकि हमने आंदोलन जो था अपने स्वाभिमानता के लिए लड़ा था, कुछ मांगने के लिए नहीं। मगर फिर भी जो हमको सम्मान मिलना था कर्मचारियों को, वो सम्मान आज तक कभी भी किसी को नहीं मिला। उसके बाद उसने TSDC बना करके उस परियोजना को छीन लिया, उससे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। तो भाजपा ने एक कर्मचारी नेता को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। आज सिंचाई नाम का है। तो ये आपका कर्मचारी के रूप में फायदा तो कांग्रेस के साथ हुआ, लेकिन आप उत्प्रेरित भाजपा की ओर हुए, तो इसकी क्या वजह रही? इस संविदा शब्द को हट जाना चाहिए। जिन महिलाओं ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए, हम उन्हें क्या दे पाए? इसको हम सरकार का दोष मानेंगे। तीनों जगह से हमको ठगा गया, चाहे मंत्री स्तर पर हो, शासन स्तर पर हो और विभाग स्तर पर हो। जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं होगी, ये अव्यवस्थाएं बराबर बनी रहेंगी। तो आपके संगठनों द्वारा आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर वो परिपक्वता रहती तो आज उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश में नेतृत्व करता। नमस्कार, पहाड़नामा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी शेखरानंद रतूड़ी जी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वक्त आप जुड़े थे शिक्षक कर्मचारी संगठन से, तो क्या भूमिका थी कर्मचारी और शिक्षकों की उत्तराखंड राज्य आंदोलन में? आइए जानते हैं रतूड़ी जी से। रतूड़ी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। और मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने परिचय के साथ कि किस प्रकार आपका जुड़ाव राज्य आंदोलन से हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं हमारे पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय दौलतराम सिंह जी का और महामंत्री स्वर्गीय सतीश नैथानी जी का, जिनके नेतृत्व में हमने 94 दिन का राज्य प्राप्ति आंदोलन लड़ा था। हम चूँकि कर्मचारी आचार संहिता से बंधे हुए लोग थे, और जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो जिज्ञासा तो थी कि हम भी उसमें कूदें, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार में रहते हुए जो जहाँ ऐसा मुख्यमंत्री हो तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, वो लगा कि कहीं इसका दुष्परिणाम न हो। आप उस वक्त श्रीनगर में पोस्टेड थे? उस टाइम पर मैं श्रीनगर में नहीं था जी। उस टाइम पर मैं टिहरी में था। टिहरी पोस्ट। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र श्रीनगर में हुआ जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था। परंतु मैं तब टिहरी से श्रीनगर आया तो उस टाइम पर वहाँ एक आम सभा हुई हमारे पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन की, और उसमें निर्णय लिया गया कि जनता जब हमको काम नहीं करने दे रही है तो हम भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी 100% से निभाएं। और उस दिन से हमने आंदोलन का ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। तो आंदोलन बड़े चरम पर था। 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और उस आंदोलन में पूरे उत्तराखंड में जो कर्मचारी शिक्षक थे, उन्होंने वेतन न दे करके अपनी नौकरी दांव पर रख करके उस आंदोलन को की जो वो थी उसको निभाया। और आज उसका परिणाम ये है कि राज्य प्राप्ति को हमें मिला है। क्योंकि पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के बैनर तले हमने आंदोलन किया था। उसमें हमारे कई साथी थे जिन्होंने इस आंदोलन में भागीदारी की। प्रेम विनोद गुनियाल हमारे साथी हैं, GC उप्रेती जी थे, मनोहर कुमार मिश्रा थे, नंदा कुमार मिश्रा जो उस वक्त महामंत्री थे, नहीं कुमाऊं संवर्ग में, नहीं, वो कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष थे। कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष थे। नंदा बुधानी अल्मोड़ा में थे। जोशी जी एक वहाँ पिथौरागढ़ में थे। त्रिलोक सिंह पुंडी टिहरी में थे। और कई लोग थे ऐसे जैसे जो उस आंदोलन में जिन्होंने शिरकत की, जो नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन में भागीदारी की, और सब ने बड़े उससे। मगर आज जब राज्य आंदोलन की हम प्राप्ति के बाद जो दिशा देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा नाखुशी भी होती है। क्योंकि 2 सरकारें कांग्रेस की बनी या बीजेपी की बनी, कभी भी राज्य आंदोलन तमाम राज्य आंदोलनकारियों को सरकार कुछ न कुछ दे रही है। बिल्कुल। मगर हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई भी वो नहीं किया गया, हमने मांगा भी नहीं। सबसे पहले जब
हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, जी तो दौलत राम सिंहवाल जी स्वर्गीय, उनको अवैतनिक सलाहकार बनाया गया। वो भी 5-7 महीने रहे। हाँ, उसके बाद कभी भी सरकारों ने कर्मचारियों को की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने कहा हमने मांगा भी नहीं, क्योंकि हमने आंदोलन जो था अपने स्वाभिमानता के लिए लड़ा था, कुछ मांगने के लिए नहीं। बिल्कुल। और वो आंदोलन सफल रहा, राज्य बना। आज 25 साल के बाद सरकार को कुछ होश आई तो हमारा एक कर्मचारी जो है प्रताप सिंह पंवार राज्य मंत्री को बनाया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। अच्छा, तो भाजपा ने एक कर्मचारी नेता को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। आज आज बाकी पार्टियों में तो हमारी आस्था होती है। बिल्कुल। हम शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के वो रहे, चाहे नौकरियों में भी तब भी हमने काम किया। हमने स्वामी जी के साथ काम किया, हमने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ काम किया, हरबंस कपूर जी के साथ काम किया, और तमाम हमारे जो सहसपुर विधायक हैं पुनीर जी, सहदेव पुनीर जी, उनके साथ हमने काम किया। तो हम आस्था तो कोई कांग्रेस में है, कोई कहीं है, कोई तो आस्था तो अपनी एक अलग चीज़ है, मगर फिर भी जो हमको सम्मान मिलना था कर्मचारियों को, वो सम्मान आज तक कभी भी किसी को नहीं मिला। रतुड़ जी, आपने सिमवाल जी का नाम लिया। स्वर्गीय सिमवाल जी, दौलत राम सिमवाल जो है अध्यक्ष रहे राज्य कर्मचारी शिक्षक संघ के जी। और संस्थापक अध्यक्ष रहे। आपने नेथानी जी का भी नाम लिया। आपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कर्मचारी संगठनों की सहभागिता में एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जब कार्यालयों में पत्थर पड़ने लगे तो हमने कहा हम आंदोलन में शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा जानना कि क्या कर्मचारी स्वेच्छा से राज्य आंदोलन में शामिल हुए या आंदोलनरत छात्र और युवाओं ने जब जबरदस्ती ऑफिस बंद कराए और पत्थरबाजी कुछ ऑफिसों में करना शुरू की तो कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया कि राज्य आंदोलन में तो हमें शामिल होना ही है, तो क्यों ना स्वैच्छिक ढंग से हम आंदोलन में आ जाएं। उसके बाद बिल्कुल सही कहा आपने जी। जब हमको वो किया गया, हाँ। प्रताड़ित समझ लीजिए, हाँ तो हम स्वाभाविक रूप से राज्य आंदोलन में जुड़ना चाहते थे, जी। परंतु कर्मचारी आचार संहिता, हाँ जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कर्मचारी आचार संहिता के तहत हम बंधे हुए थे। बिल्कुल। तो हमने इसी परिप्रेक्ष्य में जब श्रीनगर में जब मीटिंग की जी। धर्मशाला में, और उस मीटिंग में सर्वसम्मति सभी कर्मचारियों ने कहा कि जब ऐसे में तो काम होगा नहीं, सभी लोग चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो, मातृशक्ति, सभी आंदोलन में थे। 5 वर्ष का बच्चा भी आंदोलन में था, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में आंदोलन में जाता था। तो उस टाइम का एक माहौल ही कुछ था। तो हम चाहते हुए भी हमने एसेंशियल सर्विस को ये कहा कि वो काम करते रहे, वो काम करते रहे, और बाकी जो है तमाम हमारे कर्मचारी शिक्षक जो है आंदोलनों में रहे, और 94 तक वेतन नहीं लिया। हालांकि कहीं कहीं तो वेतन लेते भी रहे, ऐसा नहीं कि जो वेतन नहीं लिया, कहीं कहीं लोगों ने वेतन भी लिया, मगर आंदोलन में रहे, आंदोलन में रहते हुए वेतन लिया, और कई लोग ने 94 दिन तक वेतन ही नहीं लिया। किस प्रकार से सहभागिता रहती थी कर्मचारी संगठनों की? जुलूस और रैलियों के अलावा कितने कर्मचारी संगठनों पर उस दौरान पुलिस ने मुकदमे दायर किए? हाँ, 6 कर्मचारी थे हम श्रीनगर से, जी। जिन पर कि 107 मुकदमा दायर हुआ था शांति भंग का। शांति भंग का। उसमें हम 6 कर्मचारी थे पूरे प्रदेश में। अच्छा। एक मैं था, एक नंदराम मेमगंज जी थे जो श्रीनगर के अध्यक्ष थे, जी। एक पुरी जेपी पुरी था जी। ये, एक बहुगुणा जी थे दोनों यूनिवर्सिटी के, और एक सुयाल जी थे। इस प्रकार एक और मैंने 6 आदमियों पर मुकदमे दायर किए गए थे, और उसकी जमानत हमने पौड़ी से वकीलों के माध्यम से हमारी जमानत हुई थी। तो क्या किसी राज्य कर्मचारी को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल भी भेजा गया? आपके संगठन से जुड़े किसी कर्मचारी को? जेल में तो नहीं भेजा गया, मगर यह है कि दबिश देती रही सरकार, जो है पुलिस जो है, जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उन पर दबिश देती रही। पर ऐसा बहुत कम ऐसे जेल में तो जेल कोई कर्मचारी नेता उस दौरान में जेल नहीं गया, लेकिन पुलिस की नजरें लगातार आप पर बनी रही। आपका कहने का तात्पर्य मेरे ख्याल से यहीं तक है। बिल्कुल। सिंचाई विभाग की उत्तराखंड के विकास में 1994 में क्या भूमिका थी? हमारा तब
सिंचाई विभाग दो तीन प्रकार का भूमिका निभाता था। एक तो नलकूप, हाँ एक सिंचाई, बिल्कुल, और एक जल विद्युत निगम। उस टाइम पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सिंचाई विभाग की एक ज्वाइंट, उससे हम परियोजनाओं का, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण और रखरखाव का कार्य करते थे। निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग करता था और रखरखाव का कार्य बाद में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद करता था। ये एक व्यवस्था थी उस टाइम उत्तर प्रदेश के टाइम की। जितनी भी हमारी परियोजना में, चाहे चिबरो हो, डाकपत्थर हो, ढकरानी हो, कुल्हाल हो, मनेरी भाली स्टेज 2, चिनाली सौड़ हो, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना हो, पावर हाउस ये ऋषिकेश का हो, टिहरी बांध परियोजना हो, विष्णुप्रयाग परियोजना हो, तमाम ही जल विद्युत परियोजनाएं थी उस टाइम पर, संयुक्त रूप से हमारी वो बनी थी। तो उस टाइम पर सिंचाई विभाग का एक अपना महत्व था, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। यहाँ 6 मुख्य अभियंता होते थे देहरादून में। और उस टाइम पर, उससे पहले जब पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन हुआ था जी, राज्य बनने से पहले, पर्वतीय उपसंवर्ग का 1992 में कल्याण सिंह सरकार ने जब तो उस टाइम पर विकास मंत्री बंशीधर भगत जी को बनाया जी गया जी था जी शायद। जी तो उनके टाइम पर ये वो बना था पर्वतीय उपसंवर्ग 1992 में जी, तो हमने उसमें कई विभागों को आधा विभाग लिए थे गवर्नमेंट ने। जैसे चकबंदी को छोड़ करके बाकी पूरा डिपार्टमेंट जो है पर्वतीय उपसंवर्ग में आया था। सिंचाई विभाग में जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़ के बाकी सिंचाई विभाग को वो लिया था। तो हमने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी। हमने कहा जल विद्युत परियोजनाओं को भी, ये पर्वतीय क्षेत्र में है, इनको भी पर्वतीय उपसंवर्ग में सम्मिलित किया जाए। और वो सम्मिलित हुआ। और उसके बाद जो प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को जो पावर थी, जी, प्रशासनिक वित्तीय जितनी भी पावर थी, वो मुख्य अभियंता जो हमारा विभाग अध्यक्ष जल विद्युत परियोजना का, उनको मिली। और इसी दौरान जो है उत्तराखंड राज्य बन गया। फिर दोबारा से विकल्प मांगे गए, क्योंकि पहले विकल्प पर्वतीय उपसंवर्ग थे और उसके बाद विकल्प थे कि अब उत्तराखंड राज्य बने। उससे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। जिन लोग उन्हें पहले विकल्प नहीं दिए थे, बाद में वो विकल्प उन्होंने उत्तराखंड में विकल्प दिए। उससे बड़ी दिक्कतें हुई, तमाम वो भी हुई। और ऐसे लोग तब शासन में गए, ऐसे लोग फिर शासन में गए जिन्होंने पहले उत्तर प्रदेश का विकल्प दिया था, लेकिन बाद में उत्तराखंड का। बाद में कई लोग शासन में चले गए थे बाद में। और शासन में कोई नीति थी नहीं, वो किसी भी बात से जो है उन्होंने एप्लीकेशन या जैसे भी चाहा किसी का होते, कई लोग 300 कर्मचारी हो गए जिनकी कोई नीति थी। हमने उस टाइम पर भी, मैं उस टाइम पर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस का प्रदेश का महामंत्री था जी, और मैंने शासन में अनुरोध भी किया था कि आप जिन कर्मचारियों को यहाँ ले रहे हैं शासन में, यहाँ ग्रेजुएट लोग होते हैं क्लरिकल संवर्ग में। तो हमने कहा एक आप एग्ज़ाम लीजिए, सभी सहमति लीजिए, उनके एग्ज़ाम लीजिए और उनको इक्विवेलेंट टू सचिवालय के कर्मचारियों को तैयार कर दीजिए। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। वहाँ इंटरमीडिएट वाले भी चले गए, हाई स्कूल वाला भी चला गया। और आज स्थिति, अब तो कई लोग हमारे रिटायरमेंट भी हो गए। तो ये स्थिति हमने वहाँ भी वो किया कि भाई इसमें एक सही प्रकार की, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो जोड़ जुगाड़ के माध्यम से तमाम लोग सिंचाई विभाग से उत्तराखंड शासन में समाहित कर लिए गए। कई विभागों से, कई माने ऐसे लोगों को भी किया गया जो कि सचिवालय के संवर्ग में जा ही नहीं सकते थे, मगर उन बैकडोर से वो भी चले गए और वो सचिवालय का कर्मचारी हो गया। तो उससे कहीं ना कहीं कर्मचारी आंदोलन कमजोर हुआ, आप शायद ये कहना चाहते हैं। आंदोलन हमने किया, आंदोलन हमने किया, मगर यह है कि आंदोलन करने के बाद जो है कमजोर तो संगठन कभी नहीं हुए। अच्छा। हमारी तो आवाज़ बुलंदी में रही, चाहे कोई भी हमारे, चाहे मैं न रहा हूँ उसके बाद के लोग रहे हों, मगर आवाज़ बुलंदी में रही और आज उसका प्रतिफल भी मिला हमको। अच्छा। प्रतिफल ये मिला कि आज उत्तराखंड सरकार में ये जो हमारे मिनिस्ट्रियल संवर्ग में जहाँ बड़े बाबू कहते थे, हाँ, तो आज वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद है, क्लास 2 का पद है वो। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी पद हैं, मगर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है, नीचे नहीं है। हमारे यहाँ जिला स्तर पर भी वो पद हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, सबऑर्डिनेट क्लास 2 है। पहले ये पद यहाँ नहीं हुआ करते थे, पहले बाबू और बड़े बाबू, बड़े बाबू ये होते थे, माने ये स्थिति थी वो थे। सिंचाई विभाग की वर्तमान हालात क्या हैं उत्तराखंड के? मैंने जैसे पहले कहा, जब से हमारे जल विद्युत परियोजना का कार्य छिना गया, सिंचाई विभाग को इन्होंने गर्त में डाल दिया। आज वो PMGIS का काम कर रहे हैं,
या कई स्कूलों का काम करें, भवन बनाने का। माने इतने टैलेंट लोग जिन्होंने परियोजनाओं का कार्य किया, और अगर ये छोटी मोटी नहरों को और PMGOS के कामों को करेंगे, उनकी दक्षता को तो ख़त्म कर दिया। जिन्होंने इतने बड़े सिविल अंडरग्राउंड पावर हाउस, मनेरी भाली जो परियोजना स्टेज 2 है, जी उसको किया है। टिहरी बांध परियोजना 60% काम जो है हमारे कर्मचारी, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया। उसके बाद उसने TSDC बना करके उस परियोजना को छीन दिया। विष्णुप्रयाग परियोजना वो जयप्रकाश को दे दी। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना वो प्राइवेट को दे दी। माने जब हमने 60 या 80% काम जो सिंचाई विभाग ने किया, उसके बाद जो है निजीकरण यानी प्रतिष्ठानों को दी गई। तो सिंचाई विभाग को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज सिंचाई विभाग नाम का है। रतोड़ी जी, जैसा आपने बताया, आपने दौलत राम सेमवाल जी का नाम लिया, आपने मनोहर मिश्रा जी का नाम लिया, आपने नैथानी जी का नाम लिया, और आप स्वयं भी राज्य कर्मचारी शिक्षक संघ के जो ये तमाम बड़े चेहरे थे, ये सिंचाई विभाग से जुड़े रहे अधिकतर जी। और उत्तराखंड में परिसंपत्ति बंटवारे पर अगर हम ध्यान दें तो परिसंपत्ति बंटवारे में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिंचाई विभाग में ही हुआ कि जो भी उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं थीं, जो उत्तराखंड की नहरें थीं, जो वो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कब्जे में हैं। तो एक सशक्त कर्मचारी संगठन और एक सशक्त कर्मचारी आंदोलन होते हुए भी ये तमाम नुकसान के विरोध में, और आप तमाम लोग राज्य आंदोलन से जुड़े रहे, तो आपके संगठनों द्वारा आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? हमने बराबर इसकी आवाज़ उठाई। हमारे उस टाइम पर सबसे पहले जब उत्तराखंड राज्य बना जी, तो मनेरी भाली स्टेज 2 का कार्य ये भी प्राइवेट को जाने वाला था जी। उस टाइम पर सूरवीर सिंह सजवान जी हमारे सिंचाई मंत्री थे। सिंचाई मंत्री थे, बिल्कुल। उनके नेतृत्व में हमने जब वो की आवाज़ उठाई, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग की जी। उत्तर प्रदेश राज्य में जल विद्युत निगम टुकड़े हो गए थे 3, जल विद्युत निगम, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। स्टेज 2 का कार्य सिंचाई विभाग और जैसे पहले चलता था उस तरह से चला। ये हमारी कर्मचारियों की जो आंदोलन की वो थी, ये सबसे बड़ा ये काम हुआ। उसके बाद माधव सिंह कन्नार जी हमारे सिंचाई मंत्री हुए जी। और जब ये हुआ कि ये जल विद्युत परियोजना का कार्य इनको दे दिया, जल विद्युत निगम को दे दिया जाए, तो हमने उसका विरोध किया। हमारा फिर वहाँ ऋषिकेश में समझौता हुआ, उसमें त्यूणी पलासो और जो परियोजना सिंचाई विभाग को मिली, उसका उद्घाटन भी सिंचाई मंत्री जी ने अपन यहाँ यमुना कॉलोनी में ऑफिस के रूप में बनाया। तो 2 परियोजनाएं हमको मिली, हमको इसी में संतोष करना पड़ा कि 2 परियोजनाएं हमको मिल रही हैं, उसका कार्य हम करेंगे। मगर धीरे धीरे अब हम भी रिटायर हो गए थे, तमाम और भी लोग भी रिटायरमेंट के कगार पर थे, तो और विभाग ने ज़्यादा वो नहीं किया। विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इससे अगर वो परियोजना भी हमको मिल जाती तो आज हमारा और परियोजना में काम होता। इंटरेस्ट अधिकारियों का कम रहा या शासन में बैठे सचिव स्तर पर कम रहा या मंत्रियों का कम रहा? तीनों जगह से हमको ठगा गया। अच्छा। चाहे मंत्री स्तर पर हो, शासन स्तर पर हो और विभाग स्तर पर हो, तीनों जगह से हमको ठगा गया है। और आज उसका कारण अब विभाग लगभग मैंने आपको जैसे बताया, सिंचाई विभाग एक बुलंदी में था। आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की तोती बोलती है और पहले भी बोलती थी, मगर आज उत्तराखंड में सिंचाई विभाग की स्थिति क्या है? नलकूप और नहर, और या तो PMGOS का कार्य। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में 5 सरकारें बन चुकी हैं, जिसमें 2 कांग्रेस की रही हैं, 3 भाजपा की नेतृत्व की सरकार रही हैं। इससे पहले एक काम चलाऊ सरकार बनी थी, उसका नेतृत्व भी भाजपा ने किया था। बिल्कुल। तो आप अगर तुलनात्मक एक अध्ययन करें तो कर्मचारी संगठनों को ज़्यादा फायदा या नुकसान किस सरकार में हुआ है? एक कर्मचारी नेता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसकी सरकार में कर्मचारियों को ज़्यादा बेनिफिट्स हुए और किसकी सरकार में ज़्यादा नुकसान हुए? हमारा सबसे बेनिफिट हुआ कांग्रेस सरकार में। नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे जी, और जब हम उनसे वार्ता करने थे, रात 12-12 बजे तक हम बैठे रहते थे। हमारी जो मैंने उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस का मैं महामंत्री था जी। तो जब हमने 13 दिन का आंदोलन किया था, तो स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी
जी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, जी इनकी नेतृत्व में हमारी मीटिंग हुई शासन में, विधानसभा में। ठीक। और विधानसभा में जो मैंने कहा कि ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मैंने क्लरिकल नाम में हमने सहायकों के नाम वो किए, और उसका बेनिफिट हमको ये मिला कि आज जहाँ हम 4500 से प्रमोशन होता था 4500 में, आज हम 5400 के स्केल से रिटायर हुए हमारे साथी, और हो रहे हैं। तो 5400 का ग्रेड पे उस सरकार की देन है, रास्ता उन्होंने खोला। आप ये मानते हैं कि कर्मचारियों के हित में कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार जो है वो ज़्यादा मुफीद थी अपेक्षाकृत भाजपा की सरकार बिल्कुल सही के, कहा। और उसमें भी पंडित नारायण दत्त तिवारी और डॉक्टर इंदिरा हृदय के नेतृत्व की जो पहली उत्तराखंड की सरकार बनी, उसने कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हितों को संरक्षित किया। बिल्कुल। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल इससे सहमत है। ये, और बाद में भाजपा, अब सरकारें अपने अपने हिसाब से चलती हैं, बिल्कुल। मगर जो हमको मुख्य लाभ मिला है, जो मुख्य लाभ मिला है वो कांग्रेस सरकार में मिला है। लेकिन आपने इससे पहले कहा था कि स्वयं आप और आपके संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग, जिसमें दौलत राम सेमवाल भी शामिल हैं, जिसमें मनोहर मिश्रा जी भी शामिल हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा से उत्प्रेरित थे, सहमत थे, और ये मानते थे कि भाजपा अच्छा काम कर पाएगी। लेकिन क्या वजह रही कि वो सरकार कर्मचारियों के हित में आपके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जैसे कहना अनुकूल नहीं पाई गई? क्या वजह रही? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानती है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानती है जी। और उस उद्देश्य से हम उससे जुड़े जी। और जहाँ तक ये राज्य का वो है तो सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, मगर राष्ट्र हित में हमने जो है जो आज भी काम कर रहे हैं जी। तो राष्ट्र हित में हमने जैसे राष्ट्र हित में लिए हुए भाजपा सरकार के कुछ फैसले आप बताना चाहेंगे हमारे साथियों को? राष्ट्र हित में सबसे बड़ा फैसला है जम्मू कश्मीर का धारा 370 को ख़त्म करना जी। सबसे बड़ा ये है। और जो आज उस राष्ट्र हित की जब तक हम बात करें तो आज जितने भी ये सरकारें आ रही हैं सब भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। महिलाओं को ये जो अभी लाभ दिलाने वाली बात थी ये राष्ट्र हित की बात है। नहीं, महिलाओं को लाभ का विधेयक तो 2023 में लोकसभा में पारित हो गया है, महिला आरक्षण का। आज तो सिर्फ उस पर राजनीति हो रही है। राजनीति अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण का जो विधेयक पारित हो गया था उसको लेके भाजपा एक ओर तो महिला बंधन चला रही है और दूसरी ओर उत्तराखंड में अंकिता जैसे मामलों पर या और कई मामलों में पुलिस की और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और लगातार जनता द्वारा किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इसे राष्ट्रहित में और कौन से ऐसे फैसले भाजपा द्वारा लिए गए जिनसे आपको लगता है कि आप उत्प्रेरित होकर आपका कर्मचारी के रूप में फायदा तो कांग्रेस के साथ हुआ, लेकिन आप उत्प्रेरित भाजपा की ओर हुए, तो इसकी क्या वजह रही? जैसे मैंने कहा कि अंकिता भंडारी के उसमें तो पूरा प्रदेश ही उद्दोलित रहा। उद्दोलित है अभी भी है जी, और उसको न्याय मिलना चाहिए जी। ये सही बात है। हमारी जो महिलाएं हैं, आपने अपने ये जो आपके दिल के उद्गार हैं, क्या ये उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का कभी प्रयास किया जिनके आप समर्थक हैं? जैसे आपने कहा कि भाई सहसपुर के विधायक के चुनाव में हम बड़े सक्रिय रहते हैं, या इन तमाम लोगों के तक क्या आपने कभी इन तमाम विषयों पर अपने उद्गार पहुंचाने का प्रयास किया है? प्रयास किया है, एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में प्रयास किया है जी। हमने प्रयास किया, तो अपने जहाँ भी हम मंचों पर जहाँ भी हुए हमने प्रयास किया है और उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। सभी महिलाओं को, वो तो महिलाओं से चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे सपा की हो, उसमें सबको एकजुट होना चाहिए था, मगर नहीं हुई। हमें दुख इस बात का है। बाकी आज भी वो आंदोलन जारी है। अभी भी अगर सद्बुद्धि सबको आ जावे तो इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न हो और अंकिता भंडारी को अवश्य न्याय मिले। इस पर सबको एक मत हो जाना चाहिए। अच्छा, आपने महिला सशक्तिकरण के विषय पर महिला आरक्षण की बात की और साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपने उत्तराखंड की महिलाओं की सहभागिता देखी है। इससे पहले भी जंगल बचाओ के लिए
नशे के विरोध में या और भी अन्य तमाम सामाजिक मुद्दों पर हुए उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आंदोलन हुए हैं राज्य बनने के गठन से पूर्व, उन तमाम मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी 100% इस पर्वतीय राज्य में रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका थी उसे चाह कर भी नहीं नकारा जा सकता। तो क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उन महिलाओं को अधिकार देने के लिए सड़कों पर नारी वंदन करने की आवश्यकता है या उन महिलाओं को वास्तव में कुछ सहूलियत देने की आवश्यकता है? देखिए, आज मूलभूत समस्याएं उत्तराखंड की, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, जंगल की समस्या, पानी की समस्या, वो अपनी जगह पर बनी हुई हैं और इन तमाम समस्याओं से उत्तराखंड की ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, कस्बाई परिवेश की महिलाएं आज भी ठीक वैसे ही रूबरू हो रही हैं जैसे कि वर्ष 1994 से पूर्व होती थी। आप इस बात से शायद सहमत बिल्कुल होंगे। सहमत है इससे। तो क्या आज ये ज़रूरत है कि हम सड़कों पर नारी वंदन लेके, प्लास्टिक की मसाल लेके जुलूस निकालें या उन तमाम महिलाओं के लिए कार्य करें? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि हम भाजपा के समर्थक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या होना चाहिए? असल में महिलाएं बट गई हैं। नहीं, बंटा तो समाज का हर वर्ग समाज- क्या है कि अगर आप एक मगर परिवार में आते हैं अब तो जहाँ- एक परिवार में 6 लोग हैं तो परिवार में 2 या 3 खेमे अपने आप हो जाते हैं अब परिवार जहाँ- के अंदर की स्थिति। जहाँ लाभ मिलने वाली बात थी महिलाओं को, जी। 33% आरक्षण वाली बात थी, जी। तो उससे कई महिलाएं वहां जुड़ गई हैं। जी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, अगर लाभ देने की स्थिति होती, आज पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिए हुए एक लंबा समय हो गया है, फिर भी हम देख रहे हैं कि पंचायत की बैठकों में आज भी प्रधान पति, क्षेत्रीय प्रतिनिधि के पति कार्य कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे तमाम पद ऐसे हैं जहां की महिलाएं सिर्फ डमी उम्मीदवार हैं। जी जी जी। ठीक। और अगर वास्तव में, मैं एक भाजपा की बात नहीं, राजनीतिक दल अगर वास्तव में महिलाओं को संरक्षित करना चाहते, महिलाओं को उनके अधिकार देना चाहते, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देना चाहते, तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के तत्काल बाद हमें ये तय कर देना चाहिए था कि जब 19 की जगह 70 सीटें हुई हैं तो हम इसमें कम से कम 30-35% टिकट महिलाओं को दें ताकि महिलाओं का नेतृत्व आगे आ सके। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने जो राज्य आंदोलन में सक्रिय महिलाएं थी उनकी कोई भी भूमिका सरकार गठन में निर्धारित नहीं की। और विशेष रूप से अगर मैं भाजपा की बात करूं तो आप अगर देखें तो उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, तो उस मुजफ्फरनगर कांड की जो अहम गवाह महिलाएं हैं, जो आज सीबीआई की गवाह है, सीबीआई के मुकदमे में गवाही के रूप में जो आज भी कार्य कर रही हैं, तो उन महिलाओं को आने जाने की कोई व्यवस्था या किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था देने में वर्तमान सरकार का अभी तक कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है या जिसे आपने एक राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में बताया, राष्ट्रहित के रूप में बताया, तो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये तो आपका प्रश्न सही है, किंतु जब महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जब होगा जी, तभी तो आगे बढ़ेंगी। 20 वर्ष, 26 साल तो राज्य बने हो गए। आपने कहा, बिल्कुल ये भी सत्य है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। सुशीला बलोनी जी सबसे पहले यहाँ महिला होती, बिल्कुल महिला नेत्री थी उत्तराखंड की। और जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तब क्या हुआ? तब राजनीति आ जाती है। जब आंदोलन करते हैं तब राजनीति नहीं आती। बिल्कुल। मगर जब कहीं ऐसा होता है तब राजनीति आ जाती है, और जब आरक्षित कोई पद हो जाएगा तब राजनीति नहीं आएगी। नहीं, आरक्षित हो जाएगा तो किसी मंत्री की, किसी अध्यक्ष की या किसी बड़े नेता की बीवी लड़ेगी, फिर उस समय सुशीला बलूनी या किसी और अन्य आंदोलनकारी महिला का नंबर आएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, ये भी सत्य है कि लड़ेंगी भाई। उन्हें आगे देखिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जब तक राज्य की आंदोलनकारी ताकतें एकजुट नहीं होंगी तब भी आंदोलन करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, पंचायतों में हमने कहाँ आंदोलन किए हैं? आप आज 13 जिलों के 13 जिला पंचायत अध्यक्षों को उठा के देख लीजिए, आप नगर निगमों के टिकट के बंटवारे देख लीजिए,
कहाँ पर किस टिकट के बंटवारे में महिला आरक्षण में उस महिला को टिकट मिला है जो राज्य आंदोलन से निकल के आई? आप नाम बताइए, गिनती से एक सीट पे नाम पे चर्चा हाँ, ऐसा नहीं हुआ, होता तो वही है। इन 25 वर्षों में जिन महिलाओं ने, हम अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें, जिन महिलाओं ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए, हम उन्हें क्या दे पाए? अगर हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए तो फिर ये स्वांग करके क्या फायदे? वैसे चूंकि ये विधेयक पारित हुआ जैसे आपने कहा, हाँ। और विधेयक पारित में चूंकि जनसंख्या बढ़ी, तो उस जनसंख्या के आधार पर ये व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए थी। क्या? कि जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ी है उसके आधार पर महिलाओं का आरक्षण भी बढ़े 33%। अगर सरकार ईमानदारी से सरकार इसको भी कर, जितने हमारे क्या नाम कहते हैं सांसद हैं या विधानसभा में जितने में वो, उसका 33% आरक्षण भी दे दे, तब भी महिलाओं की सीट बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, मान लिया मैंने, तभी बढ़ेगी। लेकिन महिलाओं की सीट बढ़ने से ये कैसे तय हो पाएगा कि जो महिलाएं वास्तव में समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? उत्तराखंड राज्य आंदोलन इस बात की सीख देता है कि जिन महिलाओं ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी, उसमें महिलाओं का नहीं, तो सर, मैं आपको बताऊं, हाँ। महिलाओं का नहीं है जी जितने मैं आपको उदाहरण अपना दें, जी। हम राज्य कर्मचारियों ने आंदोलन लड़ा, हमको क्या मिला? नहीं, औरों को तो पेंशन मिल रही है, हाँ, ठीक है, या उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं, ठीक है, या तमाम बातें, उनको हमको क्या मिला? हम और सबसे अंत में राज्य कर्मचारी प्रथम कूदे और अंत में आए, तो राज्य कर्मचारियों को क्या मिला? हमको एक प्रशस्ति पत्र तो देते कि आपने राज्य कर्मचारी, जैसे मैंने आचार से, सरकार को डर है अगर हम, लेकिन राज्य कर्मचारियों को तमाम तरह के प्रमोशन तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वो तो हमारी वो थी, राज्य बनने के बाद ही मिले। बिल्कुल मिले हैं। फिर मगर वो तो एक बेनिफिट, उसे तो आप एक बेनिफिट मानेंगे। वो बेनिफिट नहीं, वो हमारा अधिकार था। नहीं तो यूपी में तो नहीं मिल पाए। यूपी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्यालयों में है। हाँ, तो हेड ऑफ जिला स्तर पे तो नहीं है जिला ना, स्तर पर ब्लॉक स्तर पर तो नहीं है ना, तो ये तो आप एक कर्मचारी संगठनों कर्मचारियों के लिए एक उपलब्धि मानेंगे। आंदोलन के लड़ने की व्यवस्था है, हमने आंदोलन लड़ा, और इस बात क्या हो क्या, आप उत्तर प्रदेश में आज भी 45, पहले जो मैंने बताया कि प्रमोशन जब होते थे 4500 के वेतनमान में 4500 में प्रमोशन होता था। बिल्कुल, हमने यहाँ लड़ाई लड़ी, और हमारे जो सचिव हैं उन्होंने समझा इस बात को कि कहीं ना कहीं गलती है। मैं कहते रहोगे उत्तराखंड राज्य बनने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो मैं सिर्फ उन कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा जो आंदोलन भागीदारी की, कर्मचारी संवर्ग को ही हुआ कि उसे तत्कालिक दौर में 2000 के दौर में जो भी कर्मचारी शासन में थे उन्हें ठीक ठाक प्रमोशन उस वक्त मिले। ठीक, ये कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी राज्य बनने के बाद वर्ष 2005 के बाद जो नए कर्मचारी नौकरी में आए, उसकी पूरी आपकी जो राष्ट्रहित वाली सरकार है, उस सरकार ने तमाम कर्मचारियों की पेंशनें बंद कर दी। ठीक, तो इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे? इसको हम सरकार का दोष मानेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कि हम उनके वो हैं तो हम अपनी बात को न कहें। सरकार पहले उत्तर प्रदेश के टाइम, लेकिन आप दोष मानेंगे और पोलिंग बूथ पर जाते वक्त आप जो है कि पूर्ण भाजपाई हो जाएंगे तो उस दोष मानने में जनता का हित कैसे होगा? ये बात कहते भी हम, इस बात को हम आपसे भी कह रहे हैं और जहां पर हम बोलते हैं वहां भी बोलते हैं जी। पहले ये व्यवस्थाएं थी। नहीं, ये दोहरा चरित्र नहीं है कि आप बोलते तो हैं लेकिन आप वोट कहेंगे, हम वोट तो इनको देंगे, हम बोलते ही हैं सब। वो तो वोट दे, वो दूसरी बात है। ये तो दोहरा, ये तो मतलब ऐसा है कि एक चेहरा समाज के सामने कुछ और है, और वो राष्ट्रहित की बात जो मैंने कही वो तमाम बात नहीं। आप एक बात बताइए ना कि देखिए आज आप ही की बात पर आता हूँ कि भारत सरकार संसद सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 800 करने जा रही है। उत्तराखंड जैसे जो आर्थिक संसाधन विहीन प्रदेश में विधायकों की संख्या अगर उस अनुरूप चलते जो प्रस्ताव सदन में गया था तो वो 70 की जगह 105 होनी थी।
बिल्कुल ठीक। 19 की जगह हमने 19 के स्थान पर हमने 70 भी तो 19 झेल की रहे हैं। जगह पे आप 70 आए। और बिल्कुल जितने- आप ही की बात पा रहा हूँ। और इन जितने- तमाम राजनीतिक व्यक्तित्वों के, इन तमाम राजनीतिक व्यक्तित्वों के वेतन, भत्ते, पेंशन इन 26 वर्षों में बढ़े हैं, बिल्कुल बड़े लगातार बढ़े हैं। एक जनप्रतिनिधि जो सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता है, उसकी पेंशन का प्रावधान कहीं खत्म नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही आपकी तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई है, उसने पेंशन पर एक रोक लगाई है। यह लगी हुई रोक को कर्मचारियों के हित में हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। आप जैसे भी कह सकते हैं। तो ऐसी हालत में जब हम कर्मचारियों के हित की बात कैसे कर सकते हैं? मैं सबसे बड़ा आपको दूं, उत्तर प्रदेश के टाइम पर वर्क चार्ज और दैनिक श्रमिक के रूप में नियुक्तियां होती थी। बिल्कुल होती थी। ठीक है सर। वर्क चार्ज के कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी। दैनिक श्रमिकों को जब होते थे वो वर्क चार्ज में होते थे, वर्क चार्ज से रेगुलर में होते थे। तो ये एक व्यवस्था, परिपक्व व्यवस्था थी। हमने तब भी उत्तर प्रदेश सरकार में विरोध किया उसका कि इनको भी नियमित करो, और तब भी हमने आवाज उठाई। बिल्कुल। मगर वहाँ क्या था, उस समय कर्मचारी आंदोलन बहुत सशक्त था। उस टाइम पर क्या था, वर्क चार्ज और दैनिक श्रमिकों के जो नेतृत्व करने वाले थे वो पार्टी AITC और INTUC या BMS ये होती थी। और वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारी झोली खाली हो। वो उनके लिए आंदोलन करती थी, मगर वहाँ समझौता कर लेते थे कि INTUC उस वक्त कहीं ना कहीं सरकार की हिस्सेदार थी। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इंटक कांग्रेस के साथ सहभागी रही है, जबकि BMS उस दौर में अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाश रही थी। ठीक। बिल्कुल। आज BMS शक्तिशाली है और सरकार का हिस्सा है। और स्थितियां ये हैं कि पिछले 25 सालों में, पिछले जो है 10, 15, 20, 25 सालों में या उदारवादी अर्थव्यवस्था लागू करने के लगभग बाद से मजदूर आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन समाप्ति की ओर जा रहा है। बिल्कुल। आज तमाम श्रमिक संगठन या तमाम कर्मचारी संगठन निष्प्रभावी हो गए हैं और औचित्यहीन भी हो गए हैं। तो इस स्थिति में क्या आप महसूस करते हैं कि कर्मचारी एक बंधुआ मजदूर के रूप में स्थापित होता जा रहा है? बिल्कुल। संविदा जो शब्द है जी, इस संविदा शब्द को हट जाना चाहिए। आज एक संविदा से हटके तो थोड़ी, अब आउटसोर्स आ गया है। अब आउटसोर्स आ गया है। संविदा तो बहुत अच्छा है। तो संविदा कर्मचारी, अगर जो उपनल के बच्चे हैं या जो आउटसोर्स के बच्चे हैं, उन्हें आप संविदा कर्मचारी घोषित कर देते, वो आज मिठाइयाँ बांट लेंगे। कि आज तो आउटसोर्सिंग आ गई है। आउटसोर्सिंग आ गई है। मेरा कहने का यही है कि सरकार कहीं ना कहीं आज एक कर्मचारी 1 लाख रुपए वेतन लेता है, और उसी संविदा, अब आउटसोर्स जिसको कह रहे हैं आप, वो 15,000 रुपये में काम करने को बाध्य है। बिल्कुल। और वो ज़्यादा काम कर रहा है, और जो 1 लाख रुपए ले रहा है वो उतना काम नहीं कर रहा है। तो ये मैंने कहा आपसे कि कांग्रेस के टाइम पर कुछ नीतियाँ थी, और अब कुछ नीतियों में परिवर्तन हो गया, और इसका खामियाजा कर्मचारियों को पड़ रहा है। तो इसमें सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि संविदा पर न रख करके जो रिक्तियाँ हैं, सारे विभागों में जो रिक्तियाँ हैं, उन रिक्तियों को पूरा करे। पहले भी तो रिक्तियाँ भरते थे, और चतुर्श्रेणी हो, अब उन्होंने चतुर्श्रेणी को मृत घोषित कर दिया। ऊपर चतुर्श्रेणी तो खत्म कर दी गई है। समझ रहे हैं साहब? तो जो पद हैं रिक्त अभी भी हैं, उन पदों पर आज अध्यापकों के पद रिक्त हैं। कोई पुलिस का पद खाली है, कोई पटवारी का पद खाली है, अध्यापकों का पद खाली है, डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है? मैं आप एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी सरकार ने कुछ नियुक्तियाँ की हैं डॉक्टरों को। मैं पौड़ी गढ़वाल का पाव ब्लॉक का रहने वाला हूँ, और वहाँ पर एक स्थान है सांकर सैण। उस स्थान पर एक चिकित्सक हमारे नज़दीकी हैं, हमारे उसी ब्लॉक की हैं। उस चिकित्सक लड़की की नियुक्ति उस सांकर सैण हॉस्पिटल में हुई। जब वो ज्वाइन करने गई तो वहाँ ताले ही थे, कोई नहीं था। वो अपने एक भाई को उसने बुलाया, और वो पहले उस सफाई की, अच्छा, उस हॉस्पिटल की, और सफाई करने के बाद स्थिति ये है कि अब वहाँ न तो फोटो वो है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, नहीं कुछ एक्सरे मशीन है,
नहीं दवाइयाँ हैं, नहीं कुछ है। अब क्या करेंगे? अब जनता किस पर बिगड़ेगी? डॉक्टर पर बिगड़ेगी, डॉक्टर पर। और डॉक्टर क्या करेंगे? वो चटपटा जाएंगे। और धीरे धीरे जो सरकार लगा भी रही है, या तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और कहीं प्राइवेट में वो करेंगे या अपनी व्यवस्था करेंगे। और स्थिति ये है कि आज वहाँ कोई रहना चाहता है। तो ऐसी हमें करें कि जो ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ पर सुसज्जित ये एक हॉस्पिटल बने, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन भी हो, तमाम व्यवस्थाएं हो। मगर सरकार कहीं ब्लॉक स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। और हवा आप तमाम देख रहे हैं कि वो जिक्र आता है तो देहरादून के इसका मेडिकल कॉलेज का इन्हीं का जिक्र आता है, बाकी कहीं नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, इनको अगर सरकार आज 25 साल हो गए हम यही करें, और यही आप भी लोग भी करें, और सारी जनता यही कह रही है, और हम कहते रहेंगे, ये जीवन भर चलता रहेगा। मगर व्यवस्थाएं सरकारों के पता नहीं, हम समझ नहीं रहे थे कि तमाम हो रही है, मगर इन व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पा रही। गैरसैंण में अगर हमारा राजधानी जी, तो कुछ व्यवस्थाएं सुधरती। जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं होगी, ये अव्यवस्थाएं बराबर बनी रहेंगी। देहरादून, देखिए, राजनीतिक रूप से गैरसैंण राजधानी के पक्षधर तो वर्तमान में सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल दिखाई देती है। तो क्या आप जैसे कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए नेता, जो एक लंबे समय तक कर्मचारी हितों की राजनीति कर चुके हैं, उत्तराखंड क्रांति दल जैसे राजनीतिक विचारधारा के दल को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक सहयोग दे पाएंगे? दे पाएंगे अगर परिपक्वता हो तो। नहीं, परिपक्वता तो जब आपका सहयोग मिलेगा तो भाई। हमने पहले भी सहयोग किया, जब उत्तराखंड क्रांति दल ने, नहीं, पहले तो आपने बता दिया कि आप संघ से जुड़े हुए हैं। नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल ने जब आंदोलन किया, सारे लोग उससे जुड़े हुए थे जी। चाहे वो बीजेपी का हो, वो भी उससे जुड़ा हुआ था, चाहे कांग्रेस का हो, वो भी उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा हुआ था। नहीं, वो तो संयुक्त संघर्ष समिति वो एक अलग विषय है। बहरहाल नेतृत्व उनका था और उनके पीछे थे सब। अगर वो परिपक्वता रहती तो आज उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश में नेतृत्व करता। अभी वर्तमान में आपके संपर्कों में वो तमाम कर्मचारी नेता हैं क्या जिनके आपने अभी नाम लिए हैं, या जो आपके साथ कर्मचारी संगठनों के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतरे हैं? क्या आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं? बिल्कुल बराबर रहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल तो रहते हैं। अगर जो वर्तमान आपने प्रदेश की समस्याएं बताई, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, अन्य पेयजल संबंधी समस्या, जो मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं समाज की, सामाजिक जनजीवन की, और उत्तराखंड राज्य के गठन की मूल अवधारणा को जो परिलक्षित करती हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर अगर कोई ऐसा गैर राजनीतिक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाए, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आपके कर्मचारी नेता अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से हटकर जनता के बीच जाने को तैयार होंगे? अगर प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर होगा। सहभागिता करनी पड़ेगी, पर प्रयास अगर होता है तो निश्चित तौर पर सहभागिता करनी पड़ेगी। तो मैं तो आपसे चाहूँगा कि एक कर्मचारी नेता के रूप में आप उन तमाम आंदोलनकारियों को, जो कि कर्मचारी के रूप में राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे, एकत्र करके एक बार फिर एक नए उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे आएं, और उन तमाम लोगों का सहयोग लेकर उत्तराखंड में जो भी सरकार बने उसको, उन नेताओं को, विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए बाध्य करें कि वो जनहित के विषयों को आगे बढ़ाएं। अगर आप ऐसी कोई मुहिम चलाते हैं तो हम पहाड़नामा की ओर से आपके सहयोगी रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, और आपके इस विषय को, आपके इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर काम करने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं, आपके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय में कुछ कोशिश करेंगे आगे कि किस प्रकार आंदोलनकारी ताकतों को एक बार पुनः इकट्ठा किया जाए, और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे शहीद साथियों के सपनों का उत्तराखंड था, उस उत्तराखंड को के लक्ष्य को प्राप्त करके हम एक ऐसा आदर्श राज्य बनाएं जो कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक आईने की तरह हो कि कैसा राज्य हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमें समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे साथी हमारे इस वार्ता को सुनेंगे वो हमें इसमें सुझाव अवश्य देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।